नमस्कार साथियों, हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को अपन पढ़ेंगे। अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से अक्सर अलग अलग एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक प्राचीन वैश्विक सभ्यताओं में गिनी जाती है और इसका अपना आप में महत्व हो जाता है। तो एग्ज़ाम में भी बहुत बार इसके जो स्थल है उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पे, उसके मुहाने पे जो सभ्यता विकसित हुई प्राचीन समय में, उसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सैंधव सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या हड़प्पा जो कि वहाँ का सबसे बड़ा नगर था, उसके आधार पे इसको हड़प्पा सभ्यता भी बहुत बार बोला जाता है। तो ये अपने आप में हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के व्यू से। तो आज इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका कालक्रम है उसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ईसवी सन का जो स्टार्ट होता है उससे पहले का है ये, तो ईसा पूर्व। और इसका नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका नामकरण है वो किया गया जॉन मार्शल द्वारा। किसके द्वारा नामकरण हुआ था? जॉन मार्शल के द्वारा इनका नामकरण हुआ। और ये सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी के आधार पे इसे नाम दिया गया सिंधु सभ्यता। किस प्रकार? एक तो होती है सभ्यता और एक होती है संस्कृति, दोनों में डिफरेंस होता है। सभ्यता है वो भौतिक रूप से अपन को जो कुछ दिखता है वो सभ्यता है, और वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से जो चीज़ें होती है उसको अपन संस्कृति के अंतर्गत रखेंगे। तो अगर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो किस प्रकार की या किस कालीन थी? तो ये मतलब कांस्य कालीन। इस प्रकार कांस्य का जो युग था, मतलब मनुष्य कांस्य का प्रयोग करता था, उस दौरान की ये सभ्यता थी। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बहुत बार बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी, या कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि सिंधु संस्कृति और सभ्यता है वो अलग अलग है। तो संस्कृति है मतलब संस्कृति वो ताम्र पाषाण काल, लेकिन तांबा और प्रस्तर मतलब ताम्र पाषाण किससे बना है? तांबे का उपयोग होता था यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे पत्थर के जो मतलब पत्थर के मनके वगैरह इस टाइप की चीज़ें, पत्थर से बने औजार वगैरह भी मिले हैं। तो ताम्र पाषाण कालिक, सबसे पहले पाषाण मतलब पत्थरों का, औजारों का उपयोग करना लगा मनुष्य। उसके बाद में तांबे का उपयोग हुआ। तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी, किस प्रकार की संस्कृति थी? ताम्र पाषाण कालिक। लेकिन सभ्यता के हिसाब से देखेंगे तो वो कांस्य का उपयोग हुआ है यहाँ पे ज़्यादा, तो कांस्य युगीन थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ध्यान रखने जैसी चीज़ है। तो जॉन मार्शल के द्वारा इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? जॉन मार्शल के द्वारा। और इसका प्रयोग करने वाले पहले पुरातात्विकविद थे। मतलब पुरातात्विकविद क्या होता है? जो पूरा सामग्री होती है उसका अध्ययन करता है, उसको समझता है, बताता है। इस टाइप से जो पुरातात्विकविद होते हैं वो ये काम करते हैं। तो जॉन मार्शल एक पुरातात्विकविद थे। उन्होंने इस सभ्यता का पहली बार नामकरण किया। किसके नाम से? सिंधु सभ्यता के नाम से। तो ये याद रखना जैसा है। हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हड़प्पा है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, उसके आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता है किस टाइम की है? टाइम के अकॉर्डिंग तो कांस्य युगीन सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति है वो किस प्रकार की है? ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता मतलब संस्कृति है, मानी जाती है। इस ताम्र युगीन सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी किस प्रकार की ये है? ताम्र युगीन, तांबा का प्रयोग यहाँ पे होता था। हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों? कि हड़प्पा है वो यहाँ का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1921-22 में, सबसे पहले 1921-22 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का पंजाब है वो अपना इंडिया में है, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी पंजाब है। पहले एक ही था, संयुक्त था। जब अलग हो गए दोनों देश तो पंजाब भी बंट गया। तो पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली। सबसे पहले किस नगर के बारे में जानकारी मिली? हड़प्पा के बारे में। तो कहाँ पे स्थित है हड़प्पा? पंजाब प्रांत में। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान के अंदर आता है। तो वहां पे सबसे पहले आधुनिक स्थल के बारे में पता चला। कब पता चला? 1921-22 में। 1921-22 में। तो वर्तमान में ये हड़प्पा कहाँ पे है? वर्तमान में हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है।
और मोहनजोदड़ो, एक और नगर है बड़ा मोहनजोदड़ो, ये भी कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। तो इनका उत्खनन, कोई सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है तो उसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है कि उसके बारे में पता लगाया जाए। पता लगाया जाए तो क्या किया जाता है, उस टीले को या जो भी वो सभ्यता जहाँ पाई गई है उसका उत्खनन किया जाता है, उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो सिस्टमेटिक ढंग से उसका उत्खनन किया जाता है। और उत्खनन का कार्य यहाँ पे किसके द्वारा हुआ था, उत्खनन का कार्य श्री राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, तो आप याद रखना दयाराम जी साहनी के द्वारा ये कार्य किया गया। साथ ही साथ राखलदास बनर्जी द्वारा। तो ये दो नाम भी अपन को एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, याद करने होते हैं। कौन कौन ने, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन है। ये देखिए अंग्रेजों के समय की बात है, जब अंग्रेजों का राज था 1921 में, तो पाकिस्तान उस टाइम नहीं बना था। अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है ये दोनों स्थल, दोनों पुरातात्विक स्थल है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस दौरान भारत का हिस्सा था। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य जब पता चला उसके बाद में किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा। तो ये भी अपने को याद करना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हड़प्पा संस्कृति का नामकरण, ये बात अपन कर ही चुके हैं। नामकरण किसने किया था, नामकरण सर जॉन मार्शल। क्या थे ये, पुरातात्वविद। कौन थे ये, एक अंग्रेज पुरातात्विकविद थे, पुरातात्व वेता थे, जानकार थे। तो इसी प्रकार एक डॉक्टर व्हीलर थे, इन्होंने इसका नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, तो किस हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया, सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया डॉक्टर व्हीलर ने। वैसे मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता का यूज किया, सिंधु सभ्यता शब्द का यूज सबसे पहले मार्शल के ने। अब इसका जो विस्तार है उसकी बात करें कि सिंधु सभ्यता का विस्तार है कितनी, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये सिंधु प्लस उसकी सहायक नदियां हैं, उनके आसपास में ये सभ्यता, उनके मतलब जो बेसिन थे, नदी बेसिन थे, नदी किनारे थे, उनके आसपास में ये सभ्यता विकसित हुई। पंजाब में 5 नदियां बहती है, सिंधु प्लस उसकी सहायक नदियां, तो उनके आसपास में ही ये है सभ्यता सारी, या सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल है वो लगभग वहीं मिले हैं। तो इसका विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अपन इस टाइप से देखेंगे। तो उत्तर में कहाँ से लेकर के मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में जगह है, अखनूर के पास में। अखनूर जम्मू कश्मीर से मांडा से लेकर के दक्षिण में है दायमाबाद, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में दायमाबाद। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के एक तरह से यूं कह सकते हैं नर्मदा नदी के तट तक, महाराष्ट्र तक, जम्मू से महाराष्ट्र तक, कहाँ, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में सुतका गेंदौर से लेकर के, सुतका गेंदौर कहाँ है, बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान में आता है, उस टाइम तो हिंदुस्तान का ही पार्ट था। तो वहां से लेकर के पूर्व में कहाँ है, आलमगीरपुर, पूर्व में आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ उत्तर प्रदेश के पास में, मेरठ हिंडन नदी के किनारे। तो इसको नदियों के हिसाब से भी अपन देख सकते हैं, कि कितना लंबा चौड़ा ये सभ्यता फैली गई थी। तो विस्तार की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मतलब इसका विस्तार कह दीजिएगा या क्षेत्र कह दीजिएगा, कितना क्षेत्र था उस पर बात करेंगे। कहाँ, मतलब एक तरह से क्षेत्र कह दीजिएगा, विस्तार कह दीजिएगा। तो इसको अपन देखेंगे इस टाइप से, जैसे ये यहाँ से इस प्रकार फैली हुई थी, इस प्रकार ये सभ्यता फैली हुई थी। तो उत्तर में कहाँ से, मांडा, क्या जगह का नाम था, मांडा। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कहाँ पे, दायमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में, उत्तर में। और ये इसकी मतलब एक तरह से 1400, ये इसकी जो किलोमीटर के हिसाब से देखें अगर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 1400 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थी। इस प्रकार पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इधर कौन सा, सुतका गेंडोर कहाँ पे था, बलूचिस्तान। ये कहाँ पे था, बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान तक, यहाँ से लेकर के मतलब ये इधर इसका विस्तार था 1600 किलोमीटर तक। और यहाँ पे कहाँ पे बागपत मतलब बागपत, आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये मेरठ के पास में बागपत की एक जगह है, वहाँ पे बागपत, यूपी। तो इतना यहाँ तक फैली हुई थी, इस प्रकार फैली हुई थी। नदी के हिसाब से देखे तो यहाँ पे नदी के हिसाब से भी देख सकते हैं। कौन सी नदी थी उत्तर में? चिनाब नदी के तट से लेकर के इधर परवरा नदी, यहाँ पे दाइमाबाद में नदी कौन सी थी? परवरा नदी। और इधर चिनाब नदी, यहाँ से चिनाब से लेकर के फिर परवरा नदी के तट तक ये 1600 किलोमीटर तक फैली हुई सभ्यता थी। इधर अगर नदी की बात करें तो यहाँ पे नदी थी दास्क नदी, सुत का गेंडोर है वो कहाँ पे था? मतलब वहाँ कौन सी नदी थी? दास्क नदी। और यहाँ पे इधर हिंडन नदी। तो नदियों के हिसाब से भी देखें तो इतना बड़ा एरिया है, वो सिंधु सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र था। कहाँ से? चिनाब नदी मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तर में चिनाब नदी मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दाइमाबाद परवरा नदी महाराष्ट्र तक, और इधर पश्चिम में सुतका गेंडोर दास्क नदी बलूचिस्तान से लेकर के 1600 किलोमीटर दूर हिंडन नदी आलमगीरपुर बागपत यूपी तक, मतलब बलूचिस्तान से लेकर यूपी तक, और उधर मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। इस प्रकार का पूरा ये एरिया था जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र होता है। ये समूचा क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का बनता है, मतलब इसको त्रिभुज आकार ये क्षेत्र बन जाएगा, त्रिभुज के आकार में। और इसके एरिया की क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता विस्तृत थी। इसके अलावा मतलब ये बात ये है कि इसका क्षेत्रफल है वो इतना अधिक था कि इसके मुकाबले या इसकी तुलनात्मक रूप से और कोई भी संस्कृति इस टाइप से या सभ्यता है इतना फैलाव वाली, इतना विस्तृत क्षेत्र वाली सभ्यता संस्कृति इस दौरान, इस काल क्रम में नहीं मिलती है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के मध्य किसी भी संस्कृति का क्षेत्रफल हड़प्पा संस्कृति से अधिक नहीं था। तो दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि उस दौरान या तात्कालिक समय में, अपने समय में, ये जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु संस्कृति है, वो अपने आप में सबसे बड़ी संस्कृति या सबसे बड़ी सभ्यता या सबसे बड़ा सभ्यता वाला क्षेत्र हुआ करता था। अब तक इस उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता चल चुका है? लगभग 1000 स्थलों का, अर्थात उत्खनन स्थल है, जो साइट्स मिली है, हड़प्पा की जो साइट्स मिली है जहाँ से उत्खनन हुआ है, उस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है, कुछ न कुछ चीज़ें सभ्यता से जुड़ी हुई हमें मिली है। तो उनके नंबर्स कितना है? लगभग 1000 जगहों से, 1000 स्थानों से, 1000 जगहों से अलग अलग टाइप की ये जगह, अलग अलग टाइप की चीज़ें वहाँ से सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण नगर थे, अगर महत्वपूर्ण नगरों की बात करें कि कौन कौन से नगर थे, तो हड़प्पा था अपने आप में, पंजाब पाकिस्तान वाले, और सिंध वाले में मोहनजोदड़ो अर्थात मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला। तो वर्तमान में दोनों ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वर्तमान में ये दोनों नगर कहाँ है? सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। वर्तमान में दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हड़प्पा है और सिंध वाले हिस्से में कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर थे? लगभग 483 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में था। और किससे जुड़े हुए रहते थे? सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए रहते थे। सिंधु नदी अब यहाँ पे बहती है तो पंजाब से लेकर के आगे सिंध में जाती है और फिर कराची के पास में अरब सागर में समाहित होती है। तो यहाँ पे ये नगर दोनों सिंधु नदी के द्वारा कनेक्ट रहते थे। अब तीसरा नगर की बात अगर करें तो वो था चन्हुदड़ो। तीसरा बड़ा नगर की बात करें तो वो चन्हुदड़ो था। और वो कहाँ से? मतलब मोहनजोदड़ो से भी 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में। मतलब पहले पंजाब वाले हिस्से में
हड़प्पा, उसके बाद में सिंध वाले हिस्से में मोहनजोदड़ो, और उसके भी दक्षिण वाले हिस्से में कौन सा नगर था? चनुदुडो था, जिसके बीच में दोनों में मोहनजोदड़ो और चनुदुडो के बीच में कितना डिस्टेंस था? लगभग 130 किलोमीटर। ये डिस्टेंस वगैरह तो जनरली नहीं पूछा जाता, समझने के हिसाब से, ताकि भौगोलिक रूप से भी आपको माइंड में कुछ चीजें रहे कि सबसे पहले पंजाब वाले हिस्से में हड़प्पा, उसके बाद में सिंध वाले हिस्से में, मतलब सिंधु नदी के किनारे किनारे इस टाइप से। तो ये अपने आप में मोहनजोदड़ो और फिर चनुदुडो है वो उसके भी नीचे दक्षिण वाले हिस्से में। चौथा नगर, चौथा जो बड़ा नगर है वो गुजरात में था, खंबात की खाड़ी के पास में। कौन सा नगर था? लोथल। और ये किस प्रकार का नगर था? तत्कालीन बंदरगाह था, पोर्ट था, ये अपने आप में बंदरगाह नगर था हुआ करता। ये बंदरगाह था, पोर्ट था, मतलब यहां से जहाज वगैरह दूसरी जगह पे जाते थे, यहाँ से विदेश व्यापार वगैरह होता था। तो सिंधु घाटी के लोग हैं, सिंधु सभ्यता के लोग हैं, दूसरी दुनिया के जैसे मेसोपोटामिया वगैरह समकालीन सभ्यताएं थी, उनके साथ में विदेशी व्यापार तक करते थे। अपने आप में समृद्ध सभ्यता थी, यहाँ के लोग विदेश व्यापार भी करते थे। इससे अपन को पता चल जाता है। लोथल है, बंदरगाह नगर था, बंदरगाह में जहाज वगैरह आते हैं, उसके अवशेष टाइप से चीज़ें मिली है, जैसे गोदीबाड़ा वगैरह मिला है, जहाजों को खड़ा करने की जगह वगैरह मिली है। तो उससे अपन को आइडिया लग जाता है कि ये क्या है, कि कम से कम पोर्ट रहा होगा। तो पोर्ट रहा होगा तो पोर्ट में क्या होता है? विदेश व्यापार हुआ करता होगा। तो ये अपन अनुमान लगा लेते हैं। पांचवा नगर है यहाँ पे, वो राजस्थान में कालीबंगा है, अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा है। इसका कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन, बंगन का मतलब होता है हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ, तो उसके आधार पर इसका नामकरण होता है कालीबंगा। तो ये अपने आप में एक सिंधु सभ्यता की साइट है कालीबंगा, जो राजस्थान में अपने यहाँ पे स्थित है। इसके बारे में भी अपन। छठा नगर, छठा बड़ा नगर है 6th नंबर पे, बनवाली, हरियाणा में, हिसार जिले में स्थित है ये नगर। कौन, नाम क्या है? बनवाली। तो ये भी एक सिंधु सभ्यता की, सिंधु सिविलाइजेशन की एक साइट है, जहाँ से हमें सिंधु सभ्यता से संबंधित चीज़ें, वस्तुएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा की तरह इसने भी 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं देखी, मतलब ये अपने आप में पुराना नगर है, और इसने भी क्या है, 2 प्रकार की मतलब कालखंड है, कालक्रम है, वो देखे हैं। एक तो हड़प्पा से पहले का देखा है, और दूसरा है हड़प्पा कालीन। हड़प्पा के दौरान भी ये नगर था, और हड़प्पा से पहले भी ये नगर था। तो अपने आप में ये पुराना नगर हो जाता है। हड़प्पा पूर्व। कालीबंगा में भी जो चीज़ें मिली है, कालीबंगा में भी जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। एक तो हड़प्पा के पहले का कालक्रम का मिलता है, क्योंकि इनका अपन ने क्या किया है, जैसे पुरातत्वविद होते हैं, उन्होंने क्या किया, जो चीज़ें वहाँ पे मिली है उनका मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति से वो उनकी आयु वगैरह ज्ञात की है, उसके आधार पर फिर ये चीज़ें लिखी जाती है कि इनका कालक्रम है वो कैसा है। तो कालीबंगा में भी इस टाइप से चीज़ें मिली है कि हड़प्पा पूर्व की भी सब कुछ चीज़ें मिली है, साथ ही साथ हड़प्पा कालीन भी मिली है। वैसा का वैसा बनवाली में, कालीबंगा के जैसा ही बनवाली के साथ होता है कि यहाँ पर भी हड़प्पा पूर्व की जो चीज़ें हैं वो मिली है, साथ ही साथ हड़प्पा कालीन या हड़प्पा के समकालीन चीज़ें भी मिली है। तो बनवाली कहाँ पे है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इस टाइप से कि बनवाली कौन से राज्य में है, तो हरियाणा स्टेट में है, हरियाणा स्टेट में है, और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय गणना हेतु ये अपन ने बात कर ही ली। ये क्या है? कार्बन C14। कार्बन C14 क्या है? कार्बन C14 है वो मतलब एक पद्धति होती है, सिस्टम होता है, जिससे क्या पता करते हैं? आयु ज्ञात करते हैं। किसकी आयु? मतलब आयु ज्ञात की जाती है। जैसे कोई सामग्री मिली है, आयु ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कोई पुरातत्व स्थल है, उत्खनन किया, कोई वहाँ पे मान लीजिए का कोई मूर्ति मिली या कोई प्रस्तर का औजार मिला पत्थर का, तो अब ये पता किया जाए कि ये प्राचीन औजार है या पत्थर का जो पाषाण औजार मिला है वो कितना पुराना है, कब का बना हुआ है। तो उसके लिए कौन सी पद्धति यूज की जाती है? कार्बन C14 पद्धति के द्वारा यूज किया जाता है। इसके माध्यम से पता किया जाता है कि ये कितनी पुरानी है। तो ये एक आधुनिक पद्धति का प्रयोग किया गया है इसमें। गणना हेतु मेसोपोटामिया सभ्यता से प्राप्त हड़प्पा मोहरे अतिरिक्त सहायता प्रदान, मतलब कहने का तात्पर्य है मेसोपोटामिया कहाँ पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे थी? इराक में। इराक कहाँ पे थी? इराक। कौन सी नदियां हैं यहाँ पे जिनके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई? तो वो दजला फरात। कौन सी नदियां थी? दजला फरात। दजला फरात नदियों के इन नदियों के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। कहाँ पे हुई? इराक।
इराक में। अब ये सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता के समकालीन ही है, लगभग डेट है वो इनकी मैच करती है। तो वहाँ पे मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली है, पत्थर टाइप से जो मोहरें या मन के मिले हैं, मतलब उस टाइम की मुद्रा कह सकते हैं, आज की जो मुद्रा है वैसे ही उस टाइम भी मुद्रा हुआ करती थी वो। तो वहाँ की जो मोहरें हैं वो मिली, कहाँ की मोहरें मिली है? हड़प्पा की मोहरें मिली है। इसका मतलब ये होता है कि हड़प्पा की मोहरें मेसोपोटामिया में कैसे पहुँच गई। मत कहने का मतलब कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में कोई न कोई लिंक रहा होगा, इन दोनों के बीच में क्या है, व्यापार वगैरह होता होगा। तो इन दोनों के बीच में व्यापार का अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया में वहाँ की जो हड़प्पा की मोहरों का तात्पर्य मिलना ये सिद्ध करता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच में आपसी संपर्क अवश्य रहा होगा। तो वहाँ की मतलब हड़प्पा की मोहरें हैं वो अपन को क्या करती है, इनके विदेश व्यापार, ये आपसी जो संपर्क है, आदान प्रदान है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हमें हड़प्पा मोहरें मिलती है। अधिकतम स्थलों की खोज का कार्य है वो किसने किया? ये लगभग RSR राव है, उन्होंने किया। लगभग 190 स्थलों पर उन्होंने खोज की और अभी ये चल रहा है, मतलब पूरी ऐसा नहीं है कि सब कुछ साइट के बारे में पता चल गया, धीरे धीरे चीज़ें और आती जा रही है। जैसे हरियाणा का एक जगह का नाम है राखीगढ़ी, तो उसके बारे में पहले कम ही जानकारी थी, बाद में धीरे धीरे अभी पिछले सालों में उसके बारे में और जानकारी हुई। तो हमें पता चला कि वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़े स्थलों में से एक था। पहले बिल्कुल छोटा सा माना गया, उसको छोटा स्थल माना गया, तो राखीगढ़ी है वो सबसे बड़े स्थलों में हो जाएगा। तो राखीगढ़ी भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा आज की डेट में, राखीगढ़ी से सबसे ज़्यादा। तो राखीगढ़ी अपने आप में सिंधु वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल हो जाता है। पहले धोलावीरा को माना जाता था, तो ऑप्शन में अगर धोलावीरा और ये दिया जाए तो इस टाइप से अपन को पहचानना है कि वर्तमान में राखीगढ़ी है, पहले धोलावीरा को माना जाता। सबसे छोटा स्थल है वो अलादीनो करके एक नाम है वो है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। राखीगढ़ी का पता होना चाहिए कहाँ पे है, हरियाणा में। ये पूछा जाता है बहुत बार, तो हरियाणा में है ये। और धोलावीरा इसके बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। 3 केंद्रीय स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा है। अगर पूरी सिंधु सभ्यता को इस टाइप से त्रिभुजाकार में थी ना सिंधु सभ्यता इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अगर बनाया जाए तो जैसे हड़प्पा केंद्रीय, मतलब इसका एक तरह से केंद्रीय स्थल माना जाए तो किसको माना जाएगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा धोलावीरा। तो ये 3 स्थल हो जाएंगे एक तरह से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। ये 3 स्थल होंगे जो इसके केंद्रीय स्थल हो जाएंगे इस टाइप से, मतलब धोलावीरा। ये 3 मेन स्थल हो जाएंगे, ये 3 इसके मेन स्थल हो जाएंगे। वैसे स्थलों की संख्या 6 है जिन्हें नगर माना जा सकता है, बाकी 6 स्थल ऐसे हैं जिनको नगर माना जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे संभवतः व्यवसायों का शासन था, ये एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त हुए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो शासनकर्ता या शासक वर्ग था वो कौन हो सकते हैं? वो व्यापारी हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं। क्यों कि बड़े नगर हैं, तो नगरों में कौन होते हैं? व्यापारी या व्यवसायी लोग रहेंगे। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए तो किसान टाइप्स के लोग होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? गाँव में रहेंगे। तो यहाँ पे बड़े नगर पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर अनुमान किया जाता है कि शायद ये व्यापारियों की सभ्यता थी और यहाँ पे व्यापारी वर्ग है उसी का शासन हुआ करता होगा। इसके आधार पर यह अनुमानित किया जाता है कि व्यवसायी लोग हैं उनका शासन रहा होगा। अब यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं, उनकी बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। तो पहली विशेषता तो यही है कि ये है वो किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी से संबंधित जो भी अपन को साइट्स मिली है, उत्खनन स्थल है, उनमें मुख्यतः क्या बड़े बड़े नगर मिले हैं, बड़े बड़े नगर मिले हैं। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, ये धोलावीरा है, लोथल है, ये क्या है? बड़े नगर थे। तो ये नगर है, तो नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? बड़े बड़े अपन को नगर यहाँ पे मिले हैं, तो बड़े बड़े नगर मिले हैं। इसके आधार पे कहा जा सकता है क्या थी ये नगरीय सभ्यता थी, अर्थात अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। मकान यहाँ पे खूब सारे जैसे किले मिले हैं, दुर्ग मिले, यहाँ पे
है ना, पक्की ईंटों से बने मकान मिले हैं, मकान भी छत वगैरह उन पे इस टाइप से पक्के नालियाँ वगैरह मिली है। तो मकान का जो स्ट्रक्चर होता है, दुर्ग वगैरह मकान है, इस टाइप से ये चीज़ें मिली है, नालियाँ मिली है। तो उनका विन्यास जो होता है, मकान बनाने का पैटर्न वगैरह, विन्यास वगैरह, वो अपन को इससे पता चल जाता है। मकान हो गया, जैसे नालियाँ वगैरह पानी के लिए, जल निकास के लिए, है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ से मिली है। उसके आधार पे अपन को मकानों के बारे में जानकारी मिल जाती है। एक वहाँ पे जो चीज़ें मिली है उन पे कुछ, जैसे कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ मोहरें वगैरह मिली है, कुछ वहाँ पे जैसे कुछ मूर्तियाँ वगैरह मिली है, उनके पे ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलता है, कुछ चीज़ें मिलती है लिखी हुई टाइप से, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया अभी तक। और वो चित्रात्मक है, किस प्रकार की लिपि या जो है वो लिखित में वो किस प्रकार की है, चित्रात्मक है, चित्र बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, लाइन से ऐसे चित्र बने हुए हैं, तो उनको पढ़ पाना अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चित्रात्मक लिपि लिखी कैसे जाती थी, मोस्टली सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगह से हमें बाएं से दाएं लिखे हुए चीज़ें भी मिली है। तो इसके मैक्सिमम है वो दाएं से बाएं है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। किस प्रकार की शैली थी, चित्रात्मक शैली थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है ये पता नहीं चल पाया, अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। क्योंकि पढ़ा नहीं जा सका तो अपन को कुछ पता भी नहीं चलता है कि लिखा हुआ क्या है, क्या कहना चाहते थे, क्या इस पे लिखा हुआ है, वो अभी तक की मतलब अज्ञात ही एक तरह से। चित्र बने हुए हैं, चित्रात्मक शैली है, चित्रात्मक लिपि है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पढ़ने में अभी भी पॉसिबल नहीं है। आज का आधुनिक मानव वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुआ है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि है वो किस प्रकार की, तो क्या होगा आंसर, चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक, चित्र बने हुए होते थे। अभी जैसे अपन लिखते हैं तो ये क्या है, ये तो मतलब अक्षर है, लेकिन वहाँ पे चित्र बने हुए होते थे। अब अपन यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके खोजकर्ता या उत्खनन कर्ता के बारे में देखेंगे कि जैसे हड़प्पा है तो कौन सी नदी के किनारे हैं, कब खोज इसकी हुई और किसने की, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे, रावी नदी। रावी किसकी है, सिंधु की सहायक है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है, सिंधु प्लस उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। फिर 1921 में आर.डी. साहनी और आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने ये काम, दयाराम साहनी और अपन पहले जिक्र कर ही चुके हैं। तो ये मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध में। ये पंजाब में रावी नदी के किनारे। इसका 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा। चनूदड़ो का सिंधु नदी के किनारे 1931 में M.G. मजूमदार के द्वारा। ये सारे के सारे पुरातत्वविद होते थे, उन्होंने इनका उत्खनन किया, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अपने राजस्थान में है ये। तो 1953 में आज़ादी के बाद में B.K. थापर और ब्रजवासी, ये B.K. थापर के नेतृत्व में हुआ था। रोपड़ कहाँ पे है, सतलज नदी के किनारे। और 1955 में इसका हुआ उत्खनन, और किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। यज्ञदत्त शर्मा है वो यहाँ पे उत्खनन करने वाले थे। लोथल कौन सी नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पे है, गुजरात में, 1957 में। और कौन थे यहाँ पे उत्खनन करता, रंगनाथ राव के नेतृत्व में यहाँ पे उत्खनन हुआ। इसी प्रकार सुतका गेंदौर है वो दास्क नदी के किनारे पे था 1927 में। अभी ये कहाँ पे है, सुतका गेंदौर, बलूचिस्तान में। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। ओरेल स्टाइन ये इनके मतलब उत्खनन करता थे। ओरेल स्टाइन कौन थे, उत्खनन करता। सुरकोटड़ा है वो सरस्वती नदी के किनारे 1964 में जेपी जोशी के नेतृत्व में। बनवाली है हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे 1974 में आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में। और धोलावीरा कच्छ गुजरात में 1985 में जोशी और बिष्ट करके 85 से लेकर 90 के दौरान ये इनका उत्खनन हुआ, जोशी और बिष्ट के नेतृत्व में। तो ये मतलब उत्खनन करता थे। इन सब सभ्यता के जो साइट है, स्थल है, उनका उत्खनन इन लोगों के नेतृत्व में इनके द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण पुरातत्व के स्थलों को भी अपन देख लेते हैं वन बाय वन।
कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, क्या क्या विशेषताएं हैं, किसके लिए जाना जाता है, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि हड़प्पा से संबंधित कोई चीज़ पूछ ली या मोहनजोदड़ो से पूछ ली। तो अपन सबसे बड़ा जो नगर था उसको देखते हैं, हड़प्पा को। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है? पंजाब। पंजाब कौन सा? पाकिस्तान वाला पंजाब। पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी पंजाब है, अपने यहाँ भी पंजाब है। पंजाब और हो जाएगा कहाँ पे? पाकिस्तान। ध्यान रखना ये पाकिस्तान में है, और ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर होता था, इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में वर्तमान में ना। हड़प्पा के दुर्ग में 6 वहाँ पे एक किला मिला है, जो टीला था उसमें क्या मिला है? एक दुर्ग मिला है। उस दुर्ग में क्या है? 6 अनाजघर मिले। अनाजघर मतलब अन्न रखने का स्थान, मतलब अन्न रखने के लिए अनागार, अनागार टाइप से कितने मिले हैं? 6 मिले हैं। इस प्रकार के प्रत्येक अनाजगार की माप है वो इस प्रकार है, मतलब क्या माप है? 15.23 से 6 मतलब 15/6 का एक तरह से इस टाइप से मीटर के हिसाब से ये माप है। मीटर के हिसाब से 15 × 6 मीटर का रूम टाइप में मिला है, जिसमें अनाज रखने के लिए काम में लिया जाता था। इन्हें नदी तट से कुछ दूर मीटर की दूरी पे भीतर ही बनाया गया है, मतलब नदी के तट पे जस्ट नहीं, थोड़ा सा अंदर बनाया गया है, ताकि वहाँ से नदी का पानी वानी भी नहीं पहुँचे और पास में नदी में ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी आ सके। तो अनाजगार क्या है? अनागार है, मतलब इस टाइप से रूम टाइप से मिला है। कितना? 15/6 मीटर का, जिसमें क्या किया जा सकता है? अनाज वगैरह भंडारण। अनागार क्या होता है? अन्न को रखने के लिए, अन्न भंडारण, अन्न भंडारण हेतु, अन्न भंडारण हेतु कमरा कह सकते हैं एक तरह से। तो ये वहां पे मिला है। कहां पे मिला है? हड़प्पा में मिला है। अब हड़प्पा के बारे में अगर जैसे मैंने बता ही दिया, कहां पे है वर्तमान में? पंजाब पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान में। नदी कौन सी है? रावी नदी के तट पे है। ये पहले इस जिले का नाम जहाँ पे वो है, तो वो पंजाब का जिला कौन सा था? मोंटगोमरी जिला होता था पहले। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने या पंजाब की वहाँ की जो सरकार है उसने इसका नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया है? साहिवाल। साहिवाल नाम से वो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो वहाँ मोंटगोमरी जिला या साहिवाल जिला है पंजाब में, वहाँ पे ये हड़प्पा स्थित है। अब यहाँ से एक नृत्य करने वाली युवक की प्रस्तर मूर्ति मिली है। काले पत्थर की एक मूर्ति मिली है। प्रस्तर मूर्ति है किस प्रकार की? नवयुवक की प्रस्तर मूर्ति है, जो क्या कर रहा है? नृत्य की मुद्रा में नृत्य कर रहा है। पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, और इसकी तुलना या उसको ऐसा माना जाता है, ऐसा मान लिया गया है, ऐसा माना जाता है कि ये किसकी है? भगवान नटराज, मतलब शिव की मूर्ति है। ये नटराज की मूर्ति है, इसके आधार पे तुलनात्मक रूप से। इसी प्रकार एक कब्रिस्तान वहां पे मिला है। कहाँ पे? हड़प्पा से। उस जिसका नाम क्या दिया गया है? R37D। ये क्या है? कब्रिस्तान है, जहाँ पे शव वगैरह जो मृत्यु हो जाती थी व्यक्तियों की, तो वहाँ पे दफनाए जाते थे। तो वो कब्रिस्तान मिला है R37D। इसी प्रकार यहाँ कुछ बैरक टाइप से बैरक भी मिले हैं, 2 कमरों के बैरक वगैरह। बैरक तो नहीं, ये अपना आप में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पे है, कौन सी नदी के किनारे, ये चीज़ें पूछी जाती है। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला। तो ये एक तो ये अर्थ अपन को पता होना चाहिए। वर्तमान में कहाँ है? तो सिंध, पाकिस्तान का सिंध जो प्रांत है, सिंध प्रोविंस है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है लरकाना जिले में, सिंधु नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पर है। तो वहाँ हड़प्पा है, रावी के तट पर था पंजाब में। यहाँ पे सिंध है, वो पाकिस्तान का एक प्रांत है। जैसे इंडिया का राजस्थान प्रांत है ना, तो सिंध, और अपने ये राजस्थान वाला जो बॉर्डर लगता है ना जैसलमेर वगैरह का पाकिस्तान के साथ में, इसके आगे सिंध का ही हिस्सा है। तो सिंध वाले हिस्से में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्रथम अन्वेषण यहाँ पे किसने किया था? प्रथम यहाँ पे उत्खनन का काम है R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया। सबसे पहले यहाँ पे
हड़प्पा 1921 में। तो सबसे पहले पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले उत्खनन कहाँ पे हुआ, किसका पता चला, तो वो हड़प्पा होगा, क्योंकि वो 1921 में उत्खनन वहाँ पे हो गया था। लेकिन दूसरा मोहनजोदड़ो है वो 1922 में किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया। फिर मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज याद रखने जैसी है, जैसे हड़प्पा का क्या था, कब्रिस्तान, जिसका नाम क्या था, R37D। तो यहाँ पे याद रखने जैसी चीज क्या है, विशाल ये स्नानगार, मतलब बाथरूम मिला है, इस टाइप से विशाल बाथरूम मिला है, उसको अपन को याद रखना होता है। और ये जो वहाँ पे किला मिला है, उस किले के बीच में बनाया गया है। तो इतना बड़ा बाथरूम है ये, कितनी साइज है इसकी, 11.88 इंटू 7 मीटर, मतलब इतना 11 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। तो इस प्रकार का बाथरूम कोई इंडिविजुअल के लिए तो नहीं बन सकता, सामूहिक स्नान के लिए ही बना होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। जिसकी गहराई भी कितनी है, गहराई भी लगभग 3 मीटर के आसपास, लगभग 2.5 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। तो ये माना जाता है कि ये विशाल स्नानागार है। विशेष अवसरों पे, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया या कोई उत्सव हो गया, उस दौरान सामूहिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा या प्रयोग किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशाल इमारत है वो, यहाँ पर भी एक अनागार मिला है, अनागार यहाँ पर भी मिला है, जो कितना मीटर लंबा है, 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। मतलब ये मकान वगैरह वहाँ पे जो भी मिले हैं उनकी बारे में बेसिक जानकारी एक तरह से। तो विशाल अनागार मिला है और विशाल स्नानागार, मतलब दोनों चीज़ याद रखना है। बाथरूम भी मिला है और स्टोरेज के लिए, अन्न स्टोर करने के लिए, खाद्यान्न स्टोर करने के लिए क्या मिला है, अनागार। तो सबसे बड़ा अनागार कहाँ मिला है, वो मोहनजोदड़ो में होगा। हड़प्पा में भी था, लेकिन हड़प्पा से भी ज्यादा बड़ा यहाँ पे मिला है। फिर मोहनजोदड़ो में प्राप्त अन्य ढांचों में विधान भवन, एक कांसे की नर्तकी। विधान भवन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है बहुत बार एग्जाम में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है जिसमें एक नर्तकी है, डांस करने वाली है, नृत्य की मुद्रा में है। और किसकी बनी हुई मूर्ति है, कांसे से निर्मित मूर्ति है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ से कांसे से बनी 2 तलवारें भी मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ से मिली है, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और सबसे ज्यादा कांसे की जो आकृतियां हैं वो कहां से मिली है, यहीं से मिली है, मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो इसका तात्पर्य, इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो है वो कांसे के लोग हैं, वो कांसे से परिचित थे और कांसे का बहुतायत से प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो में एक और बैठे हुए पुजारी की चूना पत्थर की प्रतिमा भी मिली है। तो यहाँ से चूना पत्थर की एक प्रतिमा है, चूना पत्थर सैंडस्टोन से बनी हुई एक प्रतिमा है। किसकी है, बैठे हुए पुजारी की, पूजा करते हुए बैठे हुए पुजारी की प्रतिमा मिली है। इससे अपन को क्या आइडिया लगता है कि मोहनजोदड़ो अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में अपन अनुमान लगा सकते हैं। फिर यहाँ से अधिकतम संख्या में, मोहनजोदड़ो में अधिकतम संख्या में लगभग कितने 57% मोहरें मिली है, यहाँ से मोहरें खूब मिली है। इसके बाद हड़प्पा में 36% का, इसका मतलब सबसे ज़्यादा मोहरें अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता के निम्न में से निम्न स्थलों में से सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली है, तो वो क्या होगा, मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पे कौन होगा, हड़प्पा। तो टोटल जितनी मुद्राएं मिली है, मोहरें मिली है, वहाँ का 57% कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से, और 36% है वो हड़प्पा से मिला है। तो ये इन दोनों नगरों के बारे में कुछ जानकारी थी। अब अपन तीसरा जो बड़ा नगर है उसके बारे में देखें, चन्हुदड़ो है वो तीसरा बड़ा नगर होगा एक तरह से। तो यहाँ पे क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, दवात मिली है शाही वाही डालने के लिए, लिखने की मेज मिली है। इससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लिखना जानते थे। ये बात और है कि वहाँ की जो लिपि है उसको अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार लिखते थे, दवात का मतलब शाही डालने के लिए, लिखने के लिए मेज मिली है। तो इसके आधार पर यह अनुमान किया जाता है उनकी लिपि कैसी थी, किस लिपि में लिखते थे, तो वो चित्रात्मक लिपि थी। किस प्रकार की लिपि थी, चित्रात्मक, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं।
यहाँ कोई किला वगैरह प्राप्त नहीं हुआ। अभी तक अपन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों में किले मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, और दुर्ग के अंदर मकान वगैरह, अनागार, स्नानागार, इस टाइप की चीज़ें प्राप्त हुई है, नालियाँ वगैरह, पक्की नालियाँ वगैरह, ये सब मिली है। लेकिन चनुदड़ो से दुर्ग नहीं मिला है, यहाँ से कोई दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अब अपन कालीबंगा को पढ़ेंगे। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में ही है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, और राज्य हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे क्या है? अग्निकुंड, अग्निवेदियाँ पाई गई है, मतलब वो यज्ञ वगैरह करते हैं तो अग्निकुंड बनाते हैं ना, इस टाइप से चीज़ें मिली गई है। तो उसके आधार पे यज्ञ के बारे में जानकारी। यहाँ पे काली चूड़ियाँ पाई गई है, काली चूड़ियों की मात्रा ज़्यादा मिली है। और कालीबंगा का अर्थ ही यही होता है, कालीबंगन, बंगन मतलब चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियों का मतलब काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ ही यही हो जाता है। और यहाँ पे वृक्षों की डिजाइन वाली मकान की पर्स पाई गई, मकानों की पर्स वगैरह मिली है, फर्श जो बनाई जाती है मकान में वो मिली है। किस प्रकार के? समद्वीप विभाजित वृक्षों की डिजाइन की, मतलब डिजाइन उनकी किस प्रकार की है? ट्री पैटर्न में यहाँ पे समद्वीप विभाजित मकान की पर्स वगैरह मिली है। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे जोते हुए खेत का अवशेष मिला है, जोते हुए खेत का अवशेष मिला है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस स्थान से जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं या जुता हुआ खेत मिला है। तो वो कहाँ से मिला हुआ है? वो कालीबंगा से मिला हुआ है। ये एक एक दो पॉइंट होते हैं इन सब स्थलों से, सभी पुरातात्विक साइट से, वही बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से याद रखने जैसा क्या है? जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पे बसाए गए थे। यहाँ के जो यहाँ का शहर है या यहाँ का मकान है वो किस प्रकार से है? ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न से मतलब क्या है? इस प्रकार ग्रिड बनाते हैं, इस प्रकार से ग्रिड बना के इस प्रकार से बसे हुए थे, मतलब ये ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए शहर थे। ग्रिड पैटर्न इस प्रकार समकोण पे काटती लाइनें, ग्रिड पैटर्न। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये ग्रिड पैटर्न पे यहाँ पे बसे हुए नगर वगैरह, मकान वगैरह मिलेंगे आपको। लोथल की बात करें तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में, वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात। नदी कौन सी है जिसके किनारे? ये भोगवा नदी। यहाँ से याद रखने जैसी जो चीज़ है वो गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा क्या है? मतलब ऐसा स्थान होता है गोदी, या इसको इस टाइप से समझ लीजिएगा। जेटी जो होती है ना, जैसे समुद्र में जहाज वगैरह आता है तो वो क्या है? जेटी के पास में आता है, फिर वहाँ से छोटी नाव वगैरह होती है, उसमें जेटी पे सामान वगैरह उतारा जाता है। मतलब जहाँ पे जलयान यहाँ पे खड़े रह सकते हैं, जलयान खड़े करने के लिए। तो ये गोदीबाड़ा मिला है। इससे पता चलता है कि लोथल है वो एक बंदरगाह नगर था। किस प्रकार का नगर था? बंदरगाह नगर था। तो ये नदी कौन सी थी? यहाँ पे भोगवा नदी के किनारे। और ये गोदीबाड़ा किससे जुड़ा हुआ था? इस भोगवा नदी से ही जुड़ा हुआ था। मतलब समुद्र से यहाँ पे गोदीबाड़ा वहाँ पहुँचे और फिर ये भोगवा नदी से आगे अंदर आ सकते थे। यहाँ से आटा चक्की टाइप की चीज़ें भी, मतलब आटा पीसने के लिए चक्की टाइप की चीज़ें यहाँ पे मिली है। चावल की भूसी यहाँ पे मिली है। इसके आधार पे ये अनुमान किया जाता है कि ये लोग चावल का प्रयोग भी करते थे। कौन? लोथल निवासी। फिर रंगपुर में पाई गई है, यहाँ एक घोड़े की पक्की मिट्टी की आकृति पाई है। क्या है? घोड़े की एक मिट्टी की आकृति पाई गई है। तो समझा जाता है कि लोथल के लोग हैं, सिंधु सभ्यता के लोग हैं, वो घोड़े से भी परिचित रहे होंगे। तो ये कुछ जानकारी थी जो अपने लोथल के बारे में थी। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और ये नदी कौन सी थी? भोगवा नदी। ये किस प्रकार का बंदर था? पोर्ट बंदरगाह था। पोर्ट मतलब बंदरगाह, पोर्ट या बंदरगाह टाइप का नगर था, जहाँ से क्या होता था? विदेश व्यापार होता था। दूसरी सभ्यता के साथ में विदेश व्यापार यहीं से हुआ करता था। तो विदेश व्यापार के लिए पोर्ट था, बंदरगाह था। कौन सा? लोथल। कहाँ पे है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के मकानों के द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं थे, वे गलियों में खुलते थे। ये एक विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं उनमें पाए गए मकानों के जो मुख्य द्वार हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके बैक साइड की तरफ, अर्थात जो गलियां होती है उनमें खुलते थे, उनमें खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल के वह गलियों में खुलते थे। जबकि लोथल में
लोथल इसका मतलब अपवाद है। बाकी जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, वहाँ पे क्या विशेषता थी मकानों की कि मकान है वो मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके जो गली होती है उसमें खुलते थे, लेकिन लोथल के साथ में ऐसा नहीं था। लोथल में मकान है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, तो ये इसका अपवाद हो जाएगा। प्रवेश और निकास का मुख्य बंदरगाह लोथल ही था। ये तो अपन बात कर ही चुके हैं कि लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, बड़ा बंदरगाह था, जहां से सिंधु सभ्यता के लोग हैं मेसोपोटामिया, इराक के साथ में मिस्र की नील जो सभ्यता है जैसे नील नदी के किनारे पे विकसित हुई थी, उसके साथ में क्या करते थे, व्यापार करते थे। कहाँ से? लोथल से। तो लोथल में जहाज की लघु मूर्तियां भी पाई है। अब जहाज, जाहिर सी बात है, जहाज वहाँ पे जहाजों का आवागमन होता था, विदेश व्यापार होता था, तो वहाँ पे जहाजों की मूर्तियाँ भी, लघु मूर्तियाँ, जहाजों की डिजाइन वगैरह भी, छोटी छोटी मूर्तियाँ भी वहाँ पे पाई गई है। तो ये बंदरगाह होने की पुष्टि करती है। ये सारी चीज़ें लोथल के एक बंदरगाह नगर होने की पुष्टि करती है। बनवाली कहाँ है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। यहाँ पे एक बाघ की मूर्ति मिली है, मोहर मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त धातु शुद्ध तांबा था। सबसे ज़्यादा अगर धातु की बात करें तो सबसे ज़्यादा शुद्ध तांबा यहाँ पे यूज किया जाता था। अब तांबा वगैरह कहाँ से जाता होगा? आसपास में जो पुरातात्विक स्थल है, जैसे आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान में सिक्कर में गणेश्वर वगैरह, तो वहाँ पे तांबा वगैरह मिलता था, तो वहीं से इधर उधर आगे जाता होगा। तो तांबा वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अन्य स्थलों की बात करें तो ये आमरी करके स्थल है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ही है, जिसकी खोज 1929 में मजूमदार के द्वारा, MG मजूमदार के द्वारा की गई। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। सुख्त गेंदौर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। वर्तमान में कौन सी? ये मकरान तट, पाकिस्तान के मकरान तट, मतलब कौन सा? कराची वाला जो तट है उसके आसपास में। और इसकी खोज है 1927 में ओरेल स्टाइन ने की थी। ये अपन देख ही चुके थे पहले ही उस टेबल में। कोटदीजी एक जगह का नाम है, ये भी सिंधु सभ्यता का एक साइट है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंध में। कहाँ पे है? सिंध, पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, वहाँ पे स्थित है, ये सिंध में स्थित है। और सुरकोतड़ा ये गुजरात में स्थित एक साइट है, जैसे लोथल था वैसे ही। इनकी खोज है 1964 में जगपति जोशी ने की। रंगपुर है, मादर नदी के किनारे। कहाँ पे है? गुजरात में। तो यहाँ से केवल ये छोटे छोटे साइट है। बड़े अपन ने जैसे हड़प्पा के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा, वहाँ से क्या क्या मिला है वो सब देखा। फिर अपन ने मोहनजोदड़ो को पढ़ा, बनवाली को पढ़ा, कालीबंगा को पढ़ा, इसी प्रकार लोथल को पढ़ा। ये सब मेन साइट्स थी, इनके बारे में अपन ने थोड़ी डिटेल में मेन चीज़ें वहाँ की देख ली। अब ये जो नाम जो चल रहे हैं, जैसे रंगपुर है, सुरकोतड़ा है, ये सब क्या है? छोटी साइट्स है, मतलब माइनर साइट्स है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मतलब ज़्यादा जानने की आवश्यकता एग्जाम में नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि किसने खोज की और कौन सी नदी के हैं या कौन से राज्य में स्थित है। तो ये थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए। 1931 में इस रंगपुर की खोज की MS वत्स ने की। कहाँ पे है? गुजरात में। फिर कृषि क्रम या इनकी अपन देखें अगर, तो इसको इस टाइप से देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे, उनका आर्थिक जीवन था, अर्थव्यवस्था किससे चलती थी, उसको देखें अगर। अर्थव्यवस्था या उनका आर्थिक जीवन है वो कैसे चलता था, उनके रोजगार के साधन क्या थे, आजीविका वो कैसे प्राप्त करते थे, तो वो सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाती है चीज़ें। वो देखेंगे कि वहाँ के लोग हैं कैसे अपनी आजीविका चलाते थे, कैसे, या उनका जीवन जीने का माध्यम है वो क्या हुआ करता था। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो कृषि। क्या करते थे? वो कृषि कर्म करते थे, अर्थात कृषि कार्य है वो उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। गेहूं और जौ सबसे महत्वपूर्ण फसलें थी। महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। क्यों? कि यहाँ पे सारी की सारी सभ्यता के जो नगर है वो मिले हैं। वो कहाँ पे मिले हैं? नदियों की बेसिन में, नदी घाटियों के किनारे मिले हैं। तो नदी घाटियों को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फसलें होती थी वो गेहूं और जौ होती थी। सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो इन पूरे एरिया में, इस नदियों से आच्छादित, नदियों से प्रवाहित क्षेत्र में सारे का सारा फसलें कौन सी? गेहूं और जौ के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी। अन्य फसलों में अगर देखें तो मटर, सरसों, कपास, खजूर,
ये भी फसलें हुआ करती थी। धान का केवल गुजरात में ही उत्पादन किया जाता था। अर्थात उत्तर से लेकर पश्चिम वाले पार्ट में धान का मतलब क्या है? चावल। धान का मतलब है चावल की खेती यहाँ पे उस दौरान नहीं हुआ करती थी। चावल यहाँ नहीं था, लेकिन गुजरात में इसका उत्पादन अवश्य होता था। यहाँ पे क्या है? राइस है, वो यहाँ पे उत्पादन राइस का होता था। तो गुजरात वाले पार्ट में राइस का उत्पादन होता था। ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ इस टाइप सी चीज़ें मिली है जिसके आधार पे ये लिखा जाता है कि यहाँ पे सरसों भी होती थी, कपास भी होती थी, जैसे कपड़े का कोई कुछ चीज़ मिली है, सूती वस्त्र का कुछ चीज़ मिली है, तो इसके आधार पे कहा जाता है, या खजूर से संबंधित कोई चीज़ मिली है, तो ये मटर के दाने हैं, सरसों के टाइप से चीज़ें, उसके आधार पर कहा जाता है कि ये फसलें वहाँ पे होती थी। तो मुख्य फसल है गेहूँ, और जो हुआ करती थी मटर, सरसों, कपास, खजूर और अन्य फसलों में थी। धान है वो केवल गुजरात में हुआ करता था। फिर अपन बात करें शहरी योजना और संरचना, या फिर मतलब सिटी जो बसाई गई थी उनका नगर विन्यास की बात करें। नगर विन्यास, तो नगर विन्यास की बात करें, किस पैटर्न पे नगर है वो बसाए गए थे, तो नगर विन्यास की अपन बात करें तो वो पैटर्न कौन सा था? ग्रिड पैटर्न पे आधारित थे। गलियां और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ग्रिड पैटर्न से तात्पर्य क्या होता है? जैसे ग्रिड बनता है ना, ग्रिड पैटर्न से तात्पर्य होता है, ग्रिड पैटर्न से तात्पर्य होता है कि जैसे ये एक रोड है, दूसरी रोड इधर से आ रही है, इसको काट रही है, तीसरी रोड यहाँ से जा रही है, इस टाइप से यहाँ पे एक रोड है वो इसको काट रही है, तो ये ग्रिड पैटर्न बनता है। मतलब गलियाँ हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है। गलियाँ क्या करती है? एक दूसरे को समकोण पे काटती है, तो वो ग्रिड पैटर्न बनता है। तो यहाँ के जो नगर थे, सिंधु सभ्यता के नगर थे, वो किस पैटर्न पे आधारित थे? कि किस पैटर्न पे बसाए गए थे? ग्रिड पैटर्न पे बसाए गए थे। तो वहाँ की जो गलियां हैं वो समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। तो अब देखिए ये जिस प्रकार आयत बन जाएगा, यहाँ पे एक और मान लो इस टाइप से, तो ये आयताकार ब्लॉक बन जाएंगे अलग अलग। इस प्रकार से आयताकार खंडों में ये विभाजित हो जाता था नगर, और उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग इस टाइप से इसमें रहते थे। तो आयताकार पैटर्न, ग्रिड पैटर्न यहाँ पे बनता था नगरों का। शहरों को दो भागों में विभक्त किया जाता था। वहाँ पे जो सिटी मिली है, शहर मिले हैं जिनका उत्खनन किया गया, तो क्या मिला? एक तो नगर दुर्ग, और दूसरा होता किलाबंद क्षेत्र। मतलब एक इस टाइप से दुर्ग बना दिया गया, उसके आसपास का क्षेत्र, दूसरा उसके बाद में दीवारी क्षेत्र, और उसके बाद में किलाबंद, मतलब पूरा एक बंद क्षेत्र। तो ये जो टीले खोदे गए या उत्खनन हुआ है जैसे हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, तो ये इस टाइप की संरचना जरूर मिली है। एक नगर दुर्ग और मतलब किला मिला है, उसके आसपास में नगर मिला है, दूसरा थोड़ा ही दूर है वो किलाबंद क्षेत्र मिला है। तो यह महत्वपूर्ण नागरिक और धार्मिक भवन थे जिसमें अनागार और आवास वगैरह सम्मिलित होते थे। मतलब इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे एक ये सिटी है जहाँ पे एक तो ये किला बना दिया गया, दुर्ग, मतलब दुर्ग का मतलब है किला, फोर्ट बना दिया गया। इसके चारों ओर इस प्रकार से, या इसके मतलब दीवार वगैरह होगी। अब यहाँ जो किला है इसके आसपास में मकान वगैरह है, तो एक तो ये पार्ट मिला है। अब दूसरा क्या है, इससे दूर है अलग टाइप से एक और यहाँ पे मतलब इस टाइप से और मिल गया सिटी, इस टाइप से अलग अलग सिटी मिल गई, यहाँ पे बना दिया गया। तो ये है तो नगर, तो पूरा नगर एक ही है, लेकिन यहाँ पे दुर्ग, किला, और उसके किले के जस्ट बाद में क्या है? निचला शहर अलग से, मतलब ये नीचे होता था तो निचला शहर इसको कह सकते हैं, निचला शहर या नीचे की सिटी। और ये दुर्ग शहर कह सकते हैं या दुर्ग सिटी कह सकते हैं इसको, दुर्ग किला या किलाबंद शहर कह सकते हैं, दुर्ग क्षेत्र, इसको दुर्ग एरिया भी कह सकते हैं, फोर्ट एरिया कह सकते हैं। तो ये आपस में मिल करके इस प्रकार पूरा का पूरा क्या कहलाता था? ये पूरा इस टाइप से टीला मिला है, उसमें उत्खनन हुआ है। तो ये दो पार्ट है, स्पष्ट रूप से दो पार्ट है, जिसमें एक तो फोर्ट है और उसके आसपास के मकान वगैरह है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो पहला एरिया है दुर्ग और या उससे संबंधित या उससे संलग्न क्षेत्र, वो क्या रहा होगा? वो महत्वपूर्ण लोगों का या शासक वर्ग का आवास है रहा होगा। जाहिर सी बात है, दुर्ग है तो महत्वपूर्ण लोग इसमें रहे होंगे, इंपॉर्टेंट लोग या महत्वपूर्ण जो शासक वर्ग है वो रहा होगा। और निचला शहर है जो दुर्ग से थोड़ा दूर हुआ करता था, उसमें क्या है? आम लोग, आम आदमी रहा होगा। इस टाइप से अनुमान किया जा सकता है। यहाँ वाले इस वाले क्षेत्र में जैसे बात करें तो क्या क्या मिला है? फोर्ट मिला है,
फोर्ट के बाद में जैसे अनागार वगैरह मिला है, इसमें स्नानागार टाइप से वो चीज़ें मिली है। महत्वपूर्ण सामूहिक रूप की जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे मिली है। और निचला शहर है, इसमें अलग आम लोगों के लिए चीज़ें मिली है। तो ये दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो किलाबंद क्षेत्र, दूसरा हो जाता है निचला शहर। जो क्षेत्रफल में तो ये बड़ा था, लेकिन ये मतलब आम लोगों के लिए हुआ था। ये निचला शहर किसके लिए होता था? आम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। इसमें कौन रहते थे? आम लोग। और इसमें कौन रहते थे? इसमें खास लोग रहते थे। खास मतलब महत्वपूर्ण खास लोग, एक तरह से शासक वर्ग के लोग, इस टाइप से। तो ये खास लोगों के लिए, ये आम लोगों के लिए, दो हिस्से में बंटा हुआ नगर यहाँ पे मिले हैं। कुछ स्थानों जैसे सुरकोटड़ा और कालीबंगा में शहर के दो की जगह 3 भाग भी मिले हैं। सुरकोटड़ा और कालीबंगा में क्या हुआ है, या जैसे मोस्टली क्या है कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उनमें दो मतलब जो साइट मिली है, तो एक में किला और उससे संबंधित क्षेत्र और एक निचला शहर, इस प्रकार से मिला है। लेकिन सुरकोटड़ा और कालीबंगा के साथ में क्या है कि वहाँ 3 भागों में मिले हैं। वहाँ पे नगर वगैरह क्या है, 3 भागों में बंटे होने के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ से कई बार पूछा जाता है, ये बात याद कर लीजिएगा कि भवन निर्माण के लिए किस प्रकार की ईंटों का यूज हुआ करता था? तो पक्की ईंटों का यूज हुआ करता था। किस प्रकार की ईंटों का यूज हुआ था? पक्की ईंटों का यूज हुआ करता था। मतलब मिट्टी की ईंट, उसको बाद में आग में पका करके यूज किया जाता था। और उनका अनुपात वगैरह 1:2:4 के अनुपात में वो बनाई जाती थी। मतलब आकार, ये क्या है, ये साइज है। ईंट की साइज क्या होती थी? ये वाली साइज होती थी, ये ईंट की साइज होती थी। धोलावीरा में वर्ताकार पत्रों का प्रयोग किया गया है। धोलावीरा में वर्ताकार पत्रों का प्रयोग भी हुआ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये याद कर लीजिएगा, भवन निर्माण के लिए पक्की ईंट का यूज किया गया है। इसी प्रकार कुछ मोहरें यहाँ पे मिली है, मुद्रा मोहरें मिली है। उनके बारे में देखें तो ये मोहरें किससे बनी हुई है? सेल खड़ी, सामान्यतः मुलायम पत्थर से बनी है। मुलायम पत्थर सेल खड़ी होती है, उससे बनी हुई है। इन पे क्या क्या चीज़ें लिखित में मिली है? कुछ जगह हस्ताक्षर साइन किए हुए मिले, कोई प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ है, कुछ जानवरों की तस्वीरें मिली है, जानवरों की तस्वीरें मिली है। तो क्या क्या? हस्ताक्षर टाइप से साइन किए हुए, कुछ चिन्ह वगैरह बना दिया, प्रतीक वगैरह, कुछ जानवरों की तस्वीरें इनमें मिली है। आकार किस प्रकार का इनका? कहीं ये वर्गाकार है और कहीं पर ये आयताकार होती थी। तो वर्गाकार या आयताकार ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। कौन? मोहरें। हड़प्पा की मोहरों का ज्यादातर अंकित जानवर एक श्रृंगी है, यूनिकॉर्न। एक श्रृंगी, जैसे एक सींग वाला गेंडा होता है ना, तो एक सींग वाले जानवर ज्यादा है। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि नदियों में उस दौरान पानी की मात्रा ज्यादा रही होगी और उसका आसपास का जो क्षेत्र है वो एक सींग वाले जानवरों से आच्छादित रहा होगा। तो एक श्रृंगी जानवर यहाँ पे अंकित जानवर ज्यादातर किस प्रकार के हैं? एक सींग वाले जानवर। एक श्रृंगी का मतलब है एक सींग वाले, जैसे एक सींग का गेंडा भी तो होता है ना, एक सींग वाले जानवर सबसे ज्यादा। सबसे प्रसिद्ध मोहर है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं कि यहाँ से जो मोहर मिली है वो पशुपति की मोहर है। कौन सी मोहर है? पशुपति भगवान की एक मूर्ति टाइप से मोहर मिली है, जिसपे पशुपति भगवान बने हुए हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और इसके सिर में एक सींग दिखाया हुआ है और साथ ही साथ कलाई में कंधे तक दोनों भुजाएं चूड़ियों से युक्त है, अर्थात यहाँ से लेकर के कलाई से लेकर कंधे तक क्या है? चूड़ियाँ पहनाई हुई है। साथ ही साथ दाईं ओर बाघ दिखाया गया, टाइगर व हाथी दिखाया गया है। बाईं ओर गेंडा दिखाया गया हुआ है, साथ ही साथ भैंसा दिखाया हुआ है। दाईं ओर बाघ, टाइगर और एलिफेंट, बाईं ओर क्या है? गेंडा और भैंसा दिखाया गया है। चौकी के नीचे 2 हिरण उत्कीर्ण है। जिस चौकी पे उसको बिठाया गया है मूर्ति को, पशुपति भगवान को, उसके नीचे क्या है? हिरण उत्कीर्ण है उसके नीचे। तो कौन कौन से जानवर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में, तो इस टाइप से पूछ लेते हैं कि पशुपति की जो मुद्रा मिली है उस पे निम्न में से कौन से जानवर का
चित्र अंकित नहीं है या है। तो कौन कौन से जानवर हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हो गया, भैंसा हो गया और हिरण हो गया। ये 5 प्रकार के जानवर यहाँ पे अंकित है। किस पे? पशुपति की मूर्ति। पशुपति की मूर्ति को कई लोग, कई विद्वान है वो भगवान महादेव से, मतलब शंकर भगवान से भी जोड़ देते हैं और कहा जाता है कि इस टाइम के लोग है वो मतलब शैव धर्म से संबंधित एक तरह से बातें। तो पशुपति की मूर्ति है वो मिली है यहाँ से। शिल्प और तकनीक, शिल्प और तकनीक की बात करें तो वहाँ के लोग किस प्रकार का शिल्प प्रयोग करते थे, जानते थे, वो कितने शिल्पकार थे उसकी बात करेंगे। उनकी टेक्निक वगैरह क्या होती थी। तो हथियार और औजार बनाने के लिए प्रमुख चीज क्या थी, धातु कौन सी थी? प्रमुख धातु तांबा था और कांसा था। कांसा और तांबा उनके औजार बनाने के लिए यूज किया जाता था। उपकरणों में सपाट आयताकार कुल्हाड़ियाँ, उपकरण कौन कौन से उपकरण मिले हैं? कुल्हाड़ी यहाँ पे मिली है, चाकू मिला है, भाला यहाँ से मिला है, तीर की नोक मिली है और उस्तरा मिला है। तो ये चीज़ें यहाँ से मिली है। क्या क्या चीज़ें मिली है? कुल्हाड़ी मिली है। उपकरण कौन कौन से उपकरण, मतलब उपकरणों में कुल्हाड़ी मिली है, चाकू मिले, भाला मिला है, तीर की नोक है, तीर पे जो नोक जानवर को मारने के लिए तीर होता है ना, शिकार करने के लिए, तो उसमें नोक आगे लगाई जाती है, वो मिली है। इसके अलावा यहाँ पे उस्तरा मिला है छिलने काटने के लिए। तो ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। कांसा तांबे की तुलना में कम प्रचलित था, मतलब तांबा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचलित था। तांबा है वो हाईएस्ट प्रचलन में कौन सी धातु थी? तो वो तांबा थी, वो तांबा होती थी, तांबा। हड़प्पाई लोगों द्वारा प्रयुक्त अन्य धातु में जैसे कांसा और तांबे के अलावा और वो लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो वो चांदी का प्रयोग करते थे, वो सोना का प्रयोग भी करते थे और शीशा का प्रयोग भी करते थे। अब अगर देखा जाए तो चांदी वहाँ अगर नहीं मिल रही है, आज के समय में भी अगर हड़प्पाई स्थलों में चांदी नहीं मिल रही है, इसका मतलब है चांदी वहाँ कहीं और से पहुँचती होगी। इसी प्रकार सोने के बारे में भी ये कहा जाता है कि सोना, क्योंकि इस पूरे बेल्ट में वर्तमान में भी सोना कहीं पर भी नहीं पाया जाता है, तो इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सोना वहाँ कहीं और से आया होगा या और कहीं से आता था। तो मणि का जो लोग है, यहाँ के लोग है वो मणि का मतलब मणिका के कुशल निर्माता थे, मणके बनाते थे। मणके जो होती है मोतियों में माला वगैरह में काम में लिए जाते हैं, तो उसके कुशल निर्माता थे। किससे बनाते थे? सेल खड़ी। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है और कार्नेलियन ये पत्थर होता है, इनका प्रयोग करते थे। सबसे ज़्यादा मणि का कहाँ मिली है? लोथल द्वारा बनाया जाता था, सबसे ज़्यादा लोथल में बनाई जाती थी। फिर लिपि और भाषा की बात करें, वैसे अपन बात कर ही चुके हैं लिपि की। लिपि और भाषा की बात करें तो लिपि वहाँ पे कौन सी है? चित्रलिपि है, प्रतीकों पर आधारित चित्रलिपि। किस प्रकार की लिपि है? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? चित्रलिपि है, चित्रांकन द्वारा लिखा जाता था। इसमें 600 से अधिक अक्षर है वो प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60 मूल है और बाकी रूपांतरण है। तो बहुत सारे प्रकार के चित्र बना करके उसको लिखा जाता था। सबसे पहली पंक्ति में मतलब वही बात है, मेन तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, कहीं कहीं पर क्या है बाएं से दाएं भी लिखी गई है। तो मेन है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब इस लिपि का वो मैंने बता ही दिया कि इस लिपि को अभी तक, हड़प्पा की लिपि को अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं गया है। तो अब उसमें क्या लिखा गया है, क्या उनके भावनात्मक उद्गार रहे होंगे, वो हम लोग आज तक नहीं जान पाए हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। फिर व्यापार की बात करें, या इसको भी अर्थव्यवस्था से ही जोड़ सकते हैं एक तरह से। जैसे उनकी इकोनॉमी क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, या आजीविका या पैसा, व्यवसाय क्या था उनका, व्यवसाय वगैरह। तो कृषि के अलावा दूसरा उनका महत्वपूर्ण व्यवसाय का क्या था, ये भी इको में आ जाएगा, अर्थव्यवस्था में। एक तरह से उनकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कह सकते हैं। वहाँ के लोगों की इकोनॉमी किस पे आधारित थी? तो पहला मेन काम तो उनका क्या था, एग्रीकल्चर, कृषि करना था। दूसरा जिसमें क्या था, गेहूं और जौ वगैरह की फसल ली जाती थी। दूसरा मेन काम था क्या, व्यापार। व्यापार देश के भीतर और बाहर दोनों होता था, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता था, आंतरिक और बाह्य
आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार है वो होता था, अर्थात आंतरिक व्यापार भी होता था, साथ ही साथ विदेशी व्यापार भी वो लोग करते थे। तो व्यापार भी इनका एक दूसरा महत्वपूर्ण पेशा था। शहरी शिल्पकारों को अपना उत्पाद बेचने हेतु अन्य क्षेत्रों में बाजार की जरूरत थी। व्यापारियों ने ऐसे शहरी क्षेत्रों विशेषकर मेसोपोटामिया से संपर्क स्थापित किया। इस बात की पुष्टि मेसोपोटामिया में प्राप्त सिंधु सभ्यता या हड़प्पा मोहरों से भी होती है। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो इराक में मिली है, कहाँ पे? मेसोपोटामिया से मिली है। उसके आधार पे कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो मेसोपोटामिया के साथ में क्या करते थे? व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे। तो व्यापार और व्यवसाय भी इन लोगों का एक दूसरा पेशा हुआ करता था। हड़प्पाई स्थानों पर प्राप्त हुआ कच्चा माल जो अपने उद्गम स्थान से दूर पाया गया है, जैसे कच्चा माल है, मान लीजिएगा कि कपास है, यहाँ पे होती थी लेकिन कहीं दूर मिली है कपास। इसका मतलब तात्पर्य ये है कि यहाँ से कच्चा माल है वो भी कहीं न कहीं वहाँ भेजा गया है। तो इसके आधार पे अनुमानित किया जा सकता है कि वहाँ पे ये आपस में क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, विनिमय द्वारा पहुँचा होगा। जैसे तांबा जो कि सामान्य थे राजस्थान में कहाँ से? खेतड़ी से मिलता है ना। राजस्थान में कहाँ से मिलता है? खेतड़ी से। तो खेतड़ी से ही गया होगा। तांबा है वो कहाँ से गया होगा? राजस्थान के खेतड़ी से गया होगा। तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आई होगी। अगर वहाँ तांबा मिल रहा है और वर्तमान में वहाँ तांबे का उत्खनन नहीं हो रहा है, तांबे की कोई खान वगैरह नहीं है, तो इसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि तांबा है वो राजस्थान से ही गया होगा। तो वहाँ पे विनिमय वगैरह, एक्सचेंज वगैरह होता होगा। जैसे कर्नाटक की कोलार और हट्टी की जो खाने हैं, किसकी? गोल्ड माइन से। कोलार कर्नाटका में जो गोल्ड माइन से, वहाँ से इसी प्रकार हिमालय की जो नदियाँ हैं उनके तल से भी उनकी जो मिट्टी होती है उनमें भी सोना में पाया जाता है। तो वहाँ से ये आपूर्ति हुई होगी। अगर सोने की मोहरें या सोना वहाँ पे मिला है तो डेफिनेटली सोना धातु मिलने का तात्पर्य यही है कि वहाँ ये पहुँचा कैसे। अगर वहाँ अब नहीं पाया जाता है या और कोई अवशेष ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली ये वो बाहर से ही कहीं से पहुँचा होगा। तो कहाँ से पहुँच सकता है? कर्नाटका में कोलार डिस्ट्रिक्ट से, जो हट्टी सवर्ण माइन से, वहाँ से पहुँचा होगा। या फिर हिमालय की जो नदियाँ हैं उनके पेटे में भी कुछ मात्रा गोल्ड की पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से वस्तु विनिमय होता होगा। मतलब अगर मुद्राओं में नहीं होता तो जैसे मेसोपोटामिया से कपास मंगा ली गई होगी, यहाँ से क्या गेहूं भेज दिया गया होगा, या कुछ और चीज़ आपस में वस्तु विनिमय हुआ होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपस में सभ्यताओं के बीच में हुआ करती होगी। तो मेसोपोटामिया इराक में, कहाँ पे? इराक में। तो ये मतलब यहाँ से व्यापार होता था। या इनके साथ में समुद्री शंख अवश्य गुजरात और तटवर्ती क्षेत्रों से लाए गए होंगे। अब देखिएगा, समुद्र में पाया जाने वाला शंख है वो अगर इन उत्खनन ये जो साइट से सिंधु सभ्यता की जो साइट से अलग अलग वहाँ से मिलता है, शंख मिलता है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये शंख है वो तो डेफिनेटली समुद्रों में पाया जाता है, समुद्रों में विकसित होता है। तो शंख है वो कहाँ से आया होगा? डेफिनेटली गुजरात से आया होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। फिर मेसोपोटामिया के साथ व्यापार मूलतः पारस की खाड़ी में ओमान और बहरीन के रास्ते से। ये तो अभी वर्तमान में भी यही रास्ता होता है, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, बहरीन के साथ रास्ते से होता है। मतलब अरब प्रायद्वीप के पास वाला जो रास्ता होता है अरब सागर में, वही रास्ता मेसोपोटामिया के साथ में यूज किया जाता होगा। मेसोपोटामिया के शहर जैसे ये सिटी का नाम है, करीब 2 दर्जन हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई है। अगर मेसोपोटामिया से हड़प्पा की मोहरें मिलती है, इससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ क्या करते थे? विदेशी व्यापार। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? हड़प्पा लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? विदेशी व्यापार करते थे। किसके साथ में? मेसोपोटामिया के साथ में। तो विदेशी व्यापार है वो लोग अवश्य इनके साथ में किया करते थे। क्यों? इसकी पुष्टि किस बात से होती है? मेसोपोटामिया में हड़प्पा की कुछ मोहरें मिली है, उसके आधार पे कहा जा सकता है। मेसोपोटामिया के लोग तिलमुन, मगन और महुला के साथ व्यापार करते थे। ये उस दौरान की जो ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम भी कहा जाता है, महलुआ सभ्यता भी कहा जाता है।
तो इनके साथ में ये व्यापार लोग करते थे। मेसोपोटामिया कहने का तात्पर्य ये है कि हड़प्पा अपने भारत की और वर्तमान में पाकिस्तान में भी है इसके मेन स्थल। तो उस दौरान का तत्कालीन भारत और इराक के बीच में, अर्थात सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनके बीच में व्यापार की आदान प्रदान हुआ करता था। विद्वान मेलुआ की हड़प्पा क्षेत्र मेगन की मकरान तट और दिलमुन की बहरीन के रूप में पहचान करते हैं। और मेसोपोटामिया लोग तांबा, कार्नियल, शंख, मोती ये आयात वगैरह करते थे। आबनूस मेलुआ से आयात करते थे, ये आयात होता था। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें जैसे हड़प्पा से मेसोपोटामिया भेज दी गई, कुछ चीज़ें उसके बदले में क्या है मेसोपोटामिया से हड़प्पा में मंगा ली गई। तो ये आयात निर्यात होता रहता था इनके बीच में, क्या है आयात निर्यात होता था, अर्थात आयात निर्यात होता था इनके बीच में। मेसोपोटामिया से हड़प्पा को होने वाले निर्यात में परिधान, जैसे मेसोपोटामिया से हड़प्पा की तरफ क्या आएगा, हड़प्पा के लोग यहाँ से क्या ले जाते थे, तांबा ले जाते थे, कार्नोलियन ले जाते थे, शंख ले जाते थे, मोती ले जाते थे, इस प्रकार ये चीज़ें ले जाते थे। बदले में मेसोपोटामिया से हड़प्पा के लोगों को क्या भेजा जाता था, अर्थात निर्यात करते थे वहाँ के लोग। तो वो क्या करते थे, परिधान, कपड़े, ऊन यहाँ से जाती थी, इत्र यहाँ से जाता था, चमड़ा यहाँ से जाता था, इसके अलावा चांदी, सिल्वर वगैरह इस प्रकार की चीज़ें। देखिए एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेजी जाएगी तो बदले में कुछ न कुछ चीज़ ली भी तो जाती है ना। वर्तमान में भी आयात निर्यात होता है, उसी प्रकार इन सभ्यताओं के बीच में भी तत्कालीन समय में ये चीज़ें आदान प्रदान हुआ करती थी। फिर धार्मिक जीवन की बात करें, उनका धर्म और दर्शन की बात करें, उनका धर्म और दर्शन क्या था, धार्मिक विश्वास या उनका रिवाज वगैरह क्या थे, उसकी बात करेंगे अब अपन। अभी तक अपन ने उनके आर्थिक जीवन की बात की कि वो कृषि से अपनी आजीविका चलाते थे, साथ ही साथ वो व्यापार वगैरह भी करते थे। किन चीज़ों का व्यापार करते थे, कृषि में क्या क्या उपजाते थे, ये अपन ने जान लिया, अर्थात उनकी आजीविका के साधन या उनकी अर्थव्यवस्था को हमने जाना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे इनके धार्मिक विश्वास को पढ़ेंगे, अर्थात उनका धर्म क्या था, दर्शन क्या था, किस प्रकार के धार्मिक कर्म कांड वो करते थे, धार्मिक विश्वास क्या थे, उसके बारे में जानेंगे। तो हड़प्पाई धर्म को सामान्यतः जीववाद, एनिमिज्म, अर्थात वृक्ष पत्र आदि की पूजा वो करते थे। क्या करते थे, जीववाद के रूप में। स्पष्टतः किसी धर्म से उनको नहीं जोड़ के देखा जा सकता। क्यों कि वहाँ से जो चीज़ें मिली है, उत्खनन में जो जो चीज़ें मिली है वो क्या कहती है, उसके आधार पे तो कोई अनुमान लगाएंगे ना। तो जो जैसे पत्थर की मूर्ति मिली है उसमें क्या है, जीव जंतु टाइप से चीज़ें मिली है, जैसे सिंह है, बाघ है, हाथी है, ये हिरण वगैरह है ना, गेंडा वगैरह ये मिले हैं, तो उसके आधार पे अनुमान लगा जा सकता है। या फिर पेड़ पौधे वगैरह मिले हैं, तो वृक्ष पत्थर आदि की पूजा ही वो लोग करते थे, आदि की पूजा करते थे। तो उनको जीववाद के रूप में भी अपन देख सकते हैं कि जीवों की पूजा करने वाले लोग थे वो। इसके अलावा पटकी मिट्टी की बनी लघु मूर्तियों में से अधिकांश देवी माता की मूर्तियां हैं। जो मिट्टी की मूर्तियां बनी है, छोटी छोटी मिली है, उनमें क्या मिली है, देवी माता की मूर्ति मिली है, जिसकी पूजा वो लोग किया करते थे। ये तो प्रमाणित चीज़ है एक तरह से कि देवी की छोटी छोटी मूर्तियां मिली, तो मूर्ति को तो पूजा ही जाता होगा, ये मान लिया जाता है। कुछ स्थानों पर एक महिला की मूर्ति मिली है, कुछ जगहों से एक बच्चे के साथ दर्शाया गया है, महिला है, उसके साथ एक बच्चा है, साथ ही साथ महिला के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये एक कोई उनकी देवी होगी, उसकी मूर्ति है। तो इस प्रकार ये भी वृक्ष के साथ में है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि वे पुरुष देवता की पूजा करते थे, अर्थात पशुपति। तो पशुपति की मूर्ति की अपन ने बात करी ली, तो पशुपति की मूर्ति यहाँ से मिली है, तो पशुपति की पूजा की बात चलती है। आदि शिव कह दीजिएगा पशुपति को, या महादेव कह दीजिएगा। तो एक तरह से ये इस प्रकार कहा जा सकता है कि वो पशुपति की पूजा करते थे। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड की अग्निवेदियाँ मिली है। क्या मिली है, अग्निवेदियाँ। तो अग्निवेदी के आधार पे कहा जा सकता है कि वो लोग क्या करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। आग की पूजा के प्रमाण भी मिल जाते हैं। अग्निवेदी के आधार पे कहा जा सकता है कि वो लोग क्या करते थे, आग की पूजा करते थे। तो ये उनके धार्मिक जीवन या धार्मिक विश्वास दर्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब अंतिम संस्कार
के बारे में कुछ प्रमाण मिले हैं, उसके आधार पे बात वही कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ न कुछ प्रमाण हमें वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था, ये भी एक तरह का धार्मिक विश्वास ही होता है लोगों का, तो ये भी धर्म या दर्शन का ही पार्ट है। तो हड़प्पाई लोग सामान्यतः शव को गड्ढे में दफनाते थे। क्या करते थे, शव को गड्ढे में दफना दिया जाता था। शव को गड्ढे में क्या करते थे, दफना दिया जाता था। शव को गड्ढे में दफनाते थे। अब दफनाते, शव को जो दफनाते थे उस दौरान शव की दिशा क्या होती थी, प्राय उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। उत्तर की से दक्षिण की ओर, और सर है वो क्या किधर होता था, उत्तर की तरफ होता था। सर है वो मतलब कब्र में जब लिटाते हैं ना, तो कब्रिस्तान में लिटाते टाइम उसका सर है वो उत्तर दिशा की ओर रखते थे। गहने और अन्य वस्तु वगैरह है वो साथ में रखते थे। मतलब जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको दफना रहे हैं, तो उससे संबंधित जो गहने हैं, उससे संबंधित जो वस्त्र है, उससे संबंधित जो जैसे गहने वस्त्र भोजन वगैरह जो भी होती थी उससे रिलेटेड, वो क्या करते थे, उनको भी साथ में दफना देते थे। जैसे भोजन है, पेय पदार्थ है, ये सब दफनाते, शव के साथ ही दफन किए जाते थे। इन सब के आधार पे ये अनुमान लगाया जाता है कि वो लोग क्या करते थे, मतलब उनका पुनर्जन्म में एक तरह से विश्वास था। नहीं तो व्यक्ति मर गया, उसके बाद में ये सब चीज़ें दफनाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे साथ में उसके वस्त्र दफनाना या इस टाइप से उनका पुनर्जन्म या आत्मावादी या आत्मा में उनका विश्वास था, ये चीज़ मान सकते हैं अपन। अब ये सारी चीज़ें अपन ने देखी है कि सिंधु सभ्यता कौन सी नदियों के किनारे थी, कौन कौन से उसके प्रमुख साइट्स थे, क्या विशेषता वहाँ पे मिली है, किसके लिए वो जानी जाती है, क्या है, किसका व्यापार था, किस प्रकार उनका आर्थिक जीवन था, किस प्रकार वो व्यापार मतलब उनका धार्मिक दर्शन था, धार्मिक जीवन था, वो सब अपन ने देख लिया। अब अपन ये सिंधु सभ्यता है वो बाद में कालांतर में क्या हुआ, खत्म हो गई। और खत्म होने के पीछे बहुत से कारण रहे होंगे, अलग अलग कारण रहे होंगे। कोई भूकंप को कारण मानता है, कोई तूफान वगैरह को मानता है, कोई अकाल वगैरह को मानता है, कोई कुछ बाढ़ वगैरह को कारण मानता है। इन सब कारणों के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं दी है। उसके बारे में अपन देखेंगे कि इसका पतन है वो किस प्रकार हुआ, ये सभ्यता कैसे खत्म हो गई। तो वो सब चीज़ें, बहुत सारे कारण बताए गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा है वो क्या हुआ, 3000 ईस्वी के पूर्व के आसपास तनिक सी बढ़ने से क्या हुआ, दूसरी शताब्दी में आरंभ कम हो गई। पहले तो वर्षा की मात्रा बढ़ी, फिर अचानक से कम हो गई। तो इसकी वजह से पशुपालन और खेती है वो बुरी तरह से, खेती और पशुपालन जो कि वर्षा पे आधारित होते हैं, वो क्या हुआ, वो पूरी तरह से प्रभावित हो गए। तो इसकी वजह से शायद पतन हो गया होगा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई। मतलब पास में रेगिस्तान फैल गया और उस रेगिस्तान के फैलने से क्या हुआ, मिट्टी में लवणता बढ़ गई। मिट्टी में लवणता बढ़ने से क्या हुआ, वहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रही, अनुपजाऊ हो गई। और कालांतर में ये सभ्यता का विनाश का कारण, मतलब उर्वरता घटी और इससे इस सभ्यता का क्या हुआ, पतन हो गया। मतलब खेती बाड़ी जो कृषि होती थी वो अब एक तरह से नहीं हो रही या नहीं होने लगी, बंद हो गई, या उपजाऊ इतनी नहीं रही कि वहाँ के लोगों का भरण पोषण हो सके। तो ये सभ्यता का क्या हुआ, पतन हो गया। अलग अलग लोगों ने कुछ बातें कही है, वो भी अपन देख लेते हैं। इतिहासकारों में मतभेद है, इतिहासकारों में क्या है, एक राय नहीं है, अलग अलग विचार है सबके। तो अपन जैसे बात करते हैं 2-3 महत्वपूर्ण लोगों की। मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का क्या हुआ था, पतन कैसे हुआ, आकस्मिक अचानक पतन हुआ था, अचानक से हुआ। आकस्मिक मतलब अचानक से इसका पतन हो गया, अचानक से इसका पतन हो गया। फिर जॉन मार्शल के अनुसार विनाश के लिए भूकंप को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि इस दौरान इस क्षेत्र में भूकंप आए थे कंटिन्यू, और उन भूकंप के दौरान ही ये सभ्यता है वो अपने विनाश को प्राप्त होगी। मतलब इसका विनाश हो गया, भूकंप को ये लोग उत्तरदायी मानते हैं। इसके अलावा ओरेल स्टाइन एक ये भी इतिहासकार है, पुरातत्ववेदा थे। इन्होंने जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को ये कारण बताया है कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ये सभ्यता है वो नष्ट हो गई। क्लाइमेट चेंज से तात्पर्य क्या है कि वहाँ पे जैसे पहले
जलवायु दशाएं अलग प्रकार की थी और बाद में क्या हुआ, अलग बिल्कुल ही विपरीत जलवायु दशाएं होगी। उसके साथ में वो लोग सामंजस्य नहीं बना पाए, अनुकूलित नहीं हो पाए और वो क्या हुआ, काल में समाहित हो गए। तो जलवायु परिवर्तन जो कि वर्तमान में भी एक अपने आप में बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण किसने बताया है? ऑरेल स्टाइन ने बताया है। ये एक पुरातत्ववेत्ता थे, विद थे। उन्होंने क्या कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु सभ्यता है वो अपने पतन को प्राप्त हो गई। तो जलवायु परिवर्तन में मतलब जलवायु दशाएं बदल गई। पहले वहाँ पे पानी रहा होगा, खूब सारा नदियाँ रही होगी, बाद में कालांतर में अकाल पड़ने से या नदियों का मार्ग चेंज होने से, इस टाइप से कुछ भी होकर के, मतलब कहने का ये है कि टेम्परेचर वगैरह बढ़ने से, जलवायु परिवर्तन होने से क्या हुआ, वो क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र बन गया होगा। तो वहाँ पर कृषि वगैरह पॉसिबल नहीं रही और इस प्रकार ये सभ्यता क्या हुआ, नष्ट हो गई होगी। इसी प्रकार R.D. कोसाम्बी करके एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई। ये कहते हैं कि इतना बड़ा नगर था, इतना समृद्ध नगर था, तो वो केवल और केवल इस छोटे मोटे कारणों से तो नष्ट नहीं हो सकता। शायद वहाँ पे आग लगा दी गई होगी। वहाँ पे क्या किया गया होगा, आग लगा दी गई होगी। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो के लोगों की हत्या की गई। किससे? आग लगा करके हत्या की गई। तो ये कुछ अलग अलग विद्वानों के मत थे। डेफिनेटली एक राय नहीं है, तो सबके अलग अलग मत होते हैं, सबने अपने हिसाब से बातें कही है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये जैसे भूकंप को कारण माना है, कुछ ने क्या है, जलवायु परिवर्तन को कारण माना है, कुछ ने अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में आग लगा के हत्या की बात है, D.D. कोसाम्बी नामक विद्वान है, उन्होंने कही है। तो एक राय इन लोगों के बीच में नहीं है सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर के। सिंधु सभ्यता का पतन को अपन इस टाइप से देख सकते हैं कि सामूहिक, ये एक कोई पर्टिकुलर टाइम और पॉइंट पे तो ख़त्म हुई नहीं होगी, ये टाइम और पीरियड के हिसाब से ख़त्म हुई होगी, एक कालखंड में, कालक्रम में चलते चलते ख़त्म हुई होगी। तो डेफिनेटली ये सारे कारण रहे होंगे, अलग अलग नगरों के अलग पतन के अलग अलग कारण रह सकते हैं। तो इन सामूहिक रूप से अपन ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कारण है, मिल करके या इन सामूहिक कारणों से ही कहीं न कहीं ये सभ्यता है वो आज नहीं मिल करके केवल उसके उत्खनन स्थल ही हमें प्राप्त होते हैं। तो ये कारण इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये सामूहिक कारणों से ही पतन इनका हुआ होगा। तो सिंधु सभ्यता के बारे में अपन ने आज पढ़ा। इस क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में मेन चीज़ें अपन ने देख ली एग्जाम के व्यू से, और एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत बार अलग अलग टाइम से पूछी जाती रही, आगे भी पूछी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास से सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में मेन चीज़ें एग्जाम के व्यू से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, और कोई भी एग्जाम होगा उसमें सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आप लोग आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।